हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को क्लास 10 मैथ के इतने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ाऊंगा कि आपका 70 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। और ये वीडियो मैराथन क्लास बनाया गया है जो कि बहुत ज़्यादा लॉन्ग है, ठीक है। और आप लोगों के लिए इतना सारा मेहनत किया जा रहा है कि आप लोग एक अच्छा नंबर अचीव कर सको, 90+ आप अचीव कर सको। तो 70 नंबर पक्का हो जाएगा इस वीडियो को देखने के बाद। सभी महत्वपूर्ण प्रश्न, जितने भी पूरे बुक के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हैं और एनसीईआरटी का क्लास 10 का टारगेट 90+ है, 95 भी आप लाओगे, क्योंकि आप हमारे चैनल से तैयारी करो तो डोंट वरी, आप लोग 95% भी लाओगे। ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नया सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ये वीडियो आप लोगों को 95% 90% दिला के रहेगा। और हाँ, इस वीडियो को कम से कम 20,000 लाइक तक ले जाना है। जो स्टूडेंट देखे वीडियो को लाइक कर दिया करो सबसे पहले, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोगों के लिए बहुत लॉन्ग बनाया गया है, आपका लगभग 1.5 घंटे का वीडियो है, ठीक है। तो आप लोग जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नया सब्सक्राइब कर लो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। फिर हम लोग शुरुआत करते हैं आज की सबसे मैराथन क्लास 10 मैथ। 70 नंबर बिल्कुल पक्का, टारगेट 95% एनसीईआरटी का। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, यहां देखो, निम्नलिखित में से कौन सा एक सह अभाज्य संख्याओं का युग्म है। देखो, सह अभाज्य का अर्थ क्या होता है? सह अभाज्य का अर्थ हमेशा याद रखना कि जैसे सह अभाज्य संख्याओं का युग्म जो है ना, उनकी मासा जो है ना, मासा नाम सुना होगा, एलसीएम एचसीएफ, तो मासा वो एक होता है। अब आप इन चारों में जिसका मासा एक आए, दोनों का निकाल लो, मासा एक आए तो वो आपका हो जाएगा। लेकिन इनका मासा निकालने से अच्छा ना आप याद कर लो, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता बोर्ड एग्जाम में कि आप बैठकर मासा निकालो, तब तक तो आपका मासा निकल जाएगा। तो आप याद कर लो। मैं आपको बता दूं कि ये जो है ना आपका 18 और 25, 18,25 जो है आपका, ये एक सह अभाज्य संख्या है। यहां आप लिख दो क्योंकि इसका मासा एक है। क्योंकि जो मासा है ना, मासा किसका, 18 और 25 का, वो बराबर 1 है। कितना है? 1 है। याद आया? समझ में आया? वो किसके बराबर है? 1 के बराबर है। तो यही जो युग्म है ना आपका, ये आपका सह अभाज्य संख्याओं का युग्म है। समझ में आया? कोई आपसे पूछ ले सह अभाज्य संख्या, तो आपको अब चुटकियों में बता देना है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी बुक में नहीं है, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता जो एनसीईआरटी बुक में है वही पूछा जाएगा। ये आपका 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। तो आ जाओ भैया, इसका हमें निकालना है मासा, ठीक है। तो देखो, कुछ नहीं करना, यूक्लिड यहां लिखा हुआ, यूक्लिड एल्गोरिथम का प्रयोग करके आपको 426 और या तथा 576 का मासा ज्ञात कीजिए। कुछ नहीं है, बहुत इजी है। अगर आप लोग समझे होंगे जो चैप्टर फर्स्ट का कुछ क्वेश्चंस, तो आप ये लगा सकते हो। नहीं जानते हो कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको बताता हूं। यहां जो आपकी सबसे बड़ी संख्या है, यहां लिखो 576 आपकी बड़ी संख्या है, एंड बराबर आपकी जो छोटी संख्या है वो यहां लिखो 426। अब इससे इतना गुणा करो ना कि इससे ज्यादा ना हो और प्लस भले हो जाए, ठीक है, कम भले हो जाए लेकिन ज्यादा ना हो। तो कम आपको 1 बार ही ले जाना होगा, ठीक है, एंड प्लस आपको यहां 6 में से 6 गई 0, एंड 7 में से 2 गए 5, एंड 5 में से 4 गए 1। तो ये आपका आ जाएगा प्लस 150। फिर आप इस चीज को जो है ना, ये जो आप अब इन दोनों में से देखो, ये आप गुणा के उसे हटाओ, इन दोनों में से जो बड़ा हो उसे नीचे खींच लो यहां। तो यहां 426 आप पहले लिख दो, एंड इक्वल टू 150, यानी कि 150। अब इसमें आप इतना गुणा करो कि इससे ज्यादा ना हो, कम भले हो जाए। तो यहाँ 2 से कर लो, एंड ये आपका हो जाएगा 300, यानी कि 300, एंड प्लस कितना हो गया 126। ओके, समझ में आ रहा है ना? अब इन दोनों में से जो बड़ा हो उसे यहाँ आगे खींच लो। तो इन दोनों में कौन सा बड़ा है? 150, यानी कि आपका जो है ना 150 वो बड़ा है। ओके,
एंड 150 आपका बड़ा है, तो यहाँ 150 एंड इक्वल टू 126। अब यहाँ कितने से गुणा करोगे, 1 से कर लो। 1 से गुणा करोगे तो यहाँ आप देखो इसमें कितना ऐड होगा, 4 एंड 2 24, ठीक है। अब 126 को आगे ले लो, इन दोनों में से कौन बड़ा है, 126, तो 126 को आगे ले लो, तो 126 को चलो फिर आगे ले लेते हैं एंड इक्वल टू 24। एंड यहाँ आप 24 में कितने से गुणा करोगे, 24 में आप 5 से गुणा करो एंड जब आप 5 से गुणा करोगे तो कितना बचेगा, ये आपका 120 हो जाएगा एंड 6 आपका बच जाएगा, ठीक है सॉरी, ठीक है। अब इन दोनों में जो बड़ा है उसे ले लो, तो यहाँ आपको क्या लेना है, 24 एंड 24 इक्वल टू यहाँ आपको 6 इंटू 4 प्लस 0, तो यहाँ आपको मासा क्या निकला, चलो फिर मैं आपको बताता हूं। इसका जो मासा है ना वो 6 है, क्योंकि ये चीज जो है ना यही मासा होता है इसका। अब यहां लिख दो, यहां मासा जो है ना, मासा जो है ना वो 426 एंड 576 का वो बराबर है 6। ओके, समझ में आ गया, कोई दिक्कत कोई कंफ्यूजन आप लोगों के पास हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, उसका मैं जरूर रिप्लाई करूंगा और अगले वीडियो में सुझाव दूंगा। तो यहां आपका हो गया ये। चलो फिर हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। इसका मासा याद रखना 6 है। यहां आपका 3 नंबर क्वेश्चन है। 3 नंबर क्वेश्चन आप देखो, यहां लिखा हुआ बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए दिखाइए कि परमीय संख्या जो आपका 17/90 शांत दशमलव है या फिर अशांत आवर्ती दशमलव है। ये आपके चैप्टर नंबर 1 में ही है और आपको बताना है कि ये जो आपका है ये शांत है या अशांत है। बिना आपको लंबी प्रक्रिया के आपको क्या करना है, कुछ नहीं, ये अगर 2 की घात n 5 की घात m, अगर ये गुणनखंड जो है, ये गुणनखंड 2 की घात n इंटू 5 की घात m के रूप का हो तो ये आपका शांत होगा वरना अशांत होगा। अब आपको ये नहीं समझ में आ रहा होगा ये सर क्या बता रहे हैं, क्योंकि ये आपका है ना 2 की घात जितना हो, n मतलब 1 2 3 4 5 एंड m की घात और 5 की घात 1 2 3 4 5 चाहे जो हो। अभी मैं आपको समझाता हूं, देखो यहां मैंने लिखा है, यहां आपका 17 हो गया अपान 19, ठीक है। यहां आप 17 अपान, यहां आप 19 का फैक्टर बनाओ, 19 का फैक्टर बनाओ, यानी कि 19 का आप मतलब इसको मैं बताता हूं, रुको। यहां आप जो 19 है उसकी देखो समझना थोड़ा सा, 19 है ये 2 होगा इंटू 3 होगा, इंटू 3 होगा, 2 3 6 6 3 18 एंड 18 पंचे 90, इस तरह से बनाना है, ठीक है। तो यहां आप इसे लिख सकते हो 17 अपान 2 इंटू 3 की घात 2 इंटू 3 की घात 2 इंटू 5, ऐसे लिख सकते हो ना। तो यहाँ 3 है तो यहाँ 3 2 है, तो इसलिए यहाँ आप 3 की घात 2 लिख सकते हो, ठीक है। समझ में आ रहा है ना। अब बताओ ये जो संख्या है ना, शांत आवर्ती है या अशांत, तो यहां मैं बता दूं शांत नहीं है। क्यों? क्योंकि यहां बीच में जो है ना, यहां मास्टर साहब आ गए हैं, ये 3 की घात 2 जो कि नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी 2 की घात n इंटू 5 की घात m के रूप का होगा, अगर यही दोनों लोग होते 2 इंटू 5 तो आपका वो शांत होता और घात होती तो भी अच्छा रहता। तो ऐसे में आपकी ये शांत संख्या नहीं है, तो यहां आप लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। ब्लैक से सब कुछ समझ लो, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। यहां संख्या 90 के गुणनखंड मैंने किया है, ये देख लो, यही है गुणनखंड, ठीक है। 2 की घात n इंटू 5 की घात m
ठीक है, के रूप में नहीं है, मैंने बता दिया है, ठीक है, नहीं है। तो अब आपका ये नहीं है, अतः जो आपका 17/90 अशांत आवर्ती दशमलव है। ठीक है, ये है आपके क्वेश्चन एंड काफी अच्छे थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट था, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है हर हालत में। तो वीडियो को लाइक कर दो और आपको और सारे क्वेश्चंस में सॉल्व कराता हूं। यहाँ 4 नंबर क्वेश्चन देखो, ये छोटा क्वेश्चन है लेकिन दिमाग डैमेज कर देता है बहुत सारे लोगों का। लिखा हुआ है, दो संपूरक कोणों का बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो दोनों कोण ज्ञात कीजिए। देखो यहां आपको दो कोण ज्ञात करने हैं एंड संपूरक कोण जो आपका है वो दो संपूरक कोण आपको लेना है और दोनों संपूरक कोण का आपको मान ज्ञात करना है। तो अभी मैं आपको बताता हूं, यहां 18 डिग्री अधिक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सब कुछ समझाऊंगा आपको, सब कुछ समझ में भी आ ही जाएगा। ठीक है, यहां देखो, यहां आप लिख लो, ठीक है, माना संपूर्ण कोण x तथा y है, जहां आप लोग याद रखना कि x बड़ा होता है y से। अब यहां से एक आप चीज याद रखना, x का मान जो है ना, x का मान वो क्या आएगा, ज्यादा आएगा, ठीक है, एंड y का मान कम आएगा। कुल मिलाकर आपका जो है ना 180 आएगा, आई होप, दोनों मिलाकर। चलो फिर मैं आपको भी दिखाता हूं, कोई दिक्कत नहीं, आप पूरा क्वेश्चन सॉल्व करो। यहां देखो, तब प्रश्नानुसार आपको क्या लिखना है, जो आपका एक कोण है प्लस y कोण है, ये 180, ठीक है, 180 डिग्री। क्योंकि आपको पता है कि यहां जो है ना x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री होता है, ठीक है, आप लोगों ने परिमेय में पढ़ा होगा, ठीक है। लेकिन आपको यह भी पता है कि यहां जो है ना दो संपूरक कोणों, यहां देखो, दो संपूरक कोणों में से बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अधिक है। कौन अधिक है, बड़ा कोण। अब बड़ा कोण अगर अधिक है तो छोटे कोण को बराबर करने के लिए आपको उसमें 18 जोड़ना पड़ेगा, अर्थात x बराबर आपको y प्लस 18 करना होगा, ठीक है, 18 डिग्री। समझ में आया? अब इसे आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लो और इसे आप इक्वेशन नंबर सेकंड मान लो, ठीक है, बहुत इजी है। यहां अगर x बड़ा है तो दोनों को बराबर करने के लिए y को आपको 18 जोड़ना पड़ेगा ना, तो इसलिए मैंने लिखा है। अब देखो समझो, यहां थोड़ा सा समझना, यहां आपको लिखना है समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में आप रख दो क्या, जो समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रख दो, जो x का मान है। तो यहां x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री है, ये क्या है, समीकरण 1 है, ठीक है। अब यहां आप मान रख दो x का, क्योंकि यहां से x आपको पता चला है क्या है, तो यहां x आपका है y प्लस 18 प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है, समझ में आ रहा है। यहां 2i इक्वल टू 180 डिग्री एंड माइनस 18, और अगर आप 180 डिग्री में से माइनस 18 डिग्री करोगे तो कितना आएगा, वो तो आपको पता है 162 डिग्री। एंड यहां से मैं 2 यहां ले आता हूं, क्योंकि यहां 2i था, 2 को मैंने पक्षांतर कर लिया इधर, 9 8 16 एंड 9 1 9,
वाई का जो है मान वो आया है 81 डिग्री, 81 डिग्री आया है। ठीक है, 81 डिग्री आया है। तो अब आपको क्या करना है वो मैं आपको बताता हूँ। 81 डिग्री आ गया। ठीक है, अब आप क्या करो ना कि ये आपका 81 डिग्री है तो y बराबर इतना है, तो x जो था ना वो y से, सॉरी y, अब हाँ बराबर कर लो, x जो थे ना y से 18 डिग्री अधिक है। इनका 81 आया है तो x का आएगा यहाँ 18 डिग्री अधिक था तो यहाँ 99 डिग्री आएगा। बस ये मैंने कहा था कि x बड़ा आएगा, y का मान छोटा आएगा, और इधर आप जोड़ लो 9 1 10 एंड 9 एंड 9, यानी कि 180 डिग्री दोनों मिलाकर आ गए। ठीक है, तो ये है हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 जो है आपका काफी छोटा है, और अगर आप लोग लगा लो तब तो अच्छी बात है। ठीक है, प्रैक्टिस कर लो, अगर आपका लग जाता है तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ज़्यादा इजी है, आपको कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा आपको वर्गमूल निकालना होगा, वो भी वर्गमूल आपका निकल जाएगा। छोटी छोटी संख्याएं हैं तो इसलिए आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो चलो फिर हम लोग देख ही लेते हैं, क्योंकि आप लोग अभी वहाँ तक चैप्टर तक नहीं पहुँचे होंगे। देखो लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 1/9 इक्वल टू 0। तो इसमें क्या करना होगा, कुछ नहीं, इसमें आपको जो x, इसको मैं पहले यहां उतार लूं क्योंकि मुझे दिक्कत होता है, इक्वल टू 0, तो यहाँ एक्स स्क्वायर इक्वल टू यहाँ माइनस 1/9 है तो इधर प्लस 1/9 हो जाएगा। मैंने एक्सचेंज कर लिया, पक्षांतर कर लिया। फिर आप देखो यहाँ जो x है उसे मैं अकेला कर देता हूँ और स्क्वायर इसके ऊपर अंडर रूट लगा देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ देखो x इक्वल टू 1/3 आएगा। क्या आएगा, 3 3 9, यानी कि 1/3। बट अगर आप ये करते हो तो प्लस माइनस लगा दो, बस यही आपका आंसर हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, काफी इजी था, नोट कर लो, काफी इजी है, लेकिन ये भी आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप लोग इसे नोट कर लो, कोई दिक्कत ना हो वरना बाद में दिक्कत हो जाए। देखो प्रश्न नंबर 6 है 1/x स्क्वायर प्लस 5 इक्वल टू 1/9। ठीक है, यही तो आया है। अब देखो यहाँ आप क्या है ना क्रॉस करा लो, क्रॉस कराओगे तो यहाँ आप ये 9 इधर ही रख लो, जैसे ये इधर करो या इधर बराबर है तो एक्स स्क्वायर प्लस 5 इक्वल टू 9, यही तो आ रहा है। ठीक है, अब देखो भाई यहाँ एक्स स्क्वायर ऐसे ही रहने दो, 9 में से आप इसे -5 कर लो, ये आपका 5 उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 एंड एक्स स्क्वायर है ही ऑलरेडी, तो यहाँ एक काम कर लो, एक्स इक्वल टू √4 कर लो। ठीक है, √4 कर लो, तो यहाँ x बराबर आपका आएगा +-2, यही तो आएगा +-2। तो ये थे आपके द्विघात परिमेय से क्वेश्चन थे। ठीक है, द्विघात परिमेय से, द्विघात समीकरण से। तो ये काफी इजी दोनों क्वेश्चन थे और आप लोगों को काफी बेटर तुरंत समझ में आ गया होगा। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। अब देखो आज एक क्वेश्चन और हम लोग छोटा सा देखेंगे, फिर हम लोग अगली वीडियो से कुछ और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो एक और देख लेते हैं छोटा सा क्वेश्चन, प्यारा सा। चलो फिर, चलो हम लोग अब क्वेश्चंस नहीं देखेंगे। देखो आपको बताना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है, यहां आपको बताना है साइन 45 डिग्री का मान। ठीक है, एंड आपको बताना है tan 60 डिग्री का मान, कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, एंड यहां बताना है सेक 30 डिग्री का मान, कॉट 45 डिग्री का मान। ये 4 चीजें आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, इन सब का मान।
और अगर आप लोग मान निकालना नहीं जानते हो तो कमेंट करना, मैं आपको तुरंत बताऊंगा, क्योंकि बहुत इजी ट्रिक हमारे पास है। तो ये आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, ठीक है। और मैं ऐसा नहीं बताऊंगा कि आपने ये देखा क्वेश्चन और मैंने टिक लगा दिया और वो हो गया, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं समझाता, क्योंकि हमने जब तक स्टूडेंट को समझ में ना आ जाए, जब तक मैं पढ़ाता हूं उसे समझ में ना आए, तब तक हम नहीं उस क्वेश्चन को सॉल्व मानते हैं। इसलिए मैं आपको पहले टिक नहीं मरवाऊंगा, पहले मैं आपको समझा दूंगा, क्योंकि आपको समझ में आ जाएगा तो आप तो टिक वैसे भी मार लोगे। मतलब टिक मारने की क्या बात है कि 15, 18, 24 का इसका जो लासा होगा 360 होगा, बट कैसे होगा ये तो पता नहीं है। तो ऐसे में जब मैं आपको समझा दूंगा और आप लोग को टिक मारने के लिए कहूंगा तो आप तो तुरंत टिक मार दोगे। तो ऐसे में मैं आपको समझा के अच्छे से एक्सपर्ट बना दूंगा कि आप ये क्वेश्चन जितना मैं बताऊंगा इस वीडियो में अगर पूछा जाएगा तो आप ये MCQ क्वेश्चन कभी नहीं भूल पाओगे। चलो फिर शुरुआत करते हैं। वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नया हो सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। प्रश्न नंबर फर्स्ट है, ये लिखा हुआ है 15, 18, 24 का लासा होगा। ऑप्शन ए है आपका 90, ऑप्शन बी है 120, सी है 240, डी है 360। अब आपको सबसे पहले करना क्या है, जितने भी चीजें दी हुई हैं इनका सबका अभाज्य गुणनखंड कर लो। जैसे आपका 15 दिया हुआ है, 18 दिया हुआ है, 24 का अभाज्य गुणनखंड क्या है, अभाज्य गुणनखंड करने पर तो सबसे पहले आपको अभाज्य गुणनखंड कर लेना है। ओके, अभाज्य गुणनखंड का अर्थ है जैसे आपके जो कितनी संख्याएं हैं 3, तो यहाँ 15 आप ऊपर लिख दो, 18 सभी का अलग अलग करना है, 24 इन सब का अभाज्य गुणनखंड कर लो। अभाज्य गुणनखंड मतलब इसको गुणनखंड के रूप में बना लो। जैसे आपके सामने ये सारी गिनतियां लिखी हुई हैं, तो अब इसका फैक्टर कैसा बनेगा, 3 × 5, 3 × 5 यानी कि 3 × 5 = 15। 18 का कैसा बनेगा, पहले 2 से काम स्टार्ट करो, 2 3 6 3 18, ठीक है, 2 × 3 × 3। अब यहाँ 24 का कैसे बनेगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 8 3 24, ये सब का हो गया अभाज्य गुणनखंड। अब इसको आप घात के रूप में बदल लो, घात के रूप में बदल लो भाई, क्योंकि जब तक आप घात के रूप में बदलोगे नहीं तब तक नहीं अच्छा रहेगा, ठीक है। इसको घात के रूप में चेंज कर लेते हैं। घात के रूप में जैसे आपके पास ये संख्या है तो यहाँ 3 की घात 1 ही रहेगा, इंटू 5 की घात 1 रहेगा, 2 की घात 1 रहेगा, इंटू 3 की घात 2 रहेगा, क्योंकि यहाँ दो हैं 3, ठीक है। यहाँ 2 की घात 3 हो जाएगा, इंटू 3 की घात 1 रहेगा, ठीक है। अब ये इतनी सारी गिनतियां दिख रही हैं, अब करना क्या है, आपको बड़ी घात लेना है। इन तीनों में जितनी भी गिनतियां हैं उनकी सबसे बड़ी घात लेना है। जैसे यहाँ 2 है और यहाँ 2 है, लेकिन इन 2 की घात 1 है, यहाँ 2 की घात 3 है, लेकिन जिसकी बड़ी घात है उसे लेना है। तो यहाँ 2 की घात 3 वाले को लेना है, 1 को छोड़ देना है, ठीक है। ये याद रखना क्योंकि आपके लिए पॉइंट है, एंड अगर आपको याद रहेगा तो हमेशा नहीं भूलोगे। तो बड़ी घात लेने पर आप बड़ी घात ले लो, और अगर आप बड़ी घात लोगे तो आपके सामने क्या चीजें आएंगी वो तो आपके सामने है। देखो यहाँ तो 3 की घात 1 है, पहले आप 2 में आओ, 2 की घात 3 है और यहाँ 1 है, तो यहाँ 2 की घात 3 वाला लेना है। ओके, अब 3 पर आ जाओ, 3 की घात 2 है, 3 की घात 1 है, 3 की घात 1 है, तो यहाँ 3 की घात 2 वाला ले लो। ओके, 5 कितना है, 5 की घात 1 ही है, तो 5 की घात 1 ले लो। ओके, इतना करने के बाद अगर आप इसे करोगे तो ये आपका आएगा आंसर 360, इन सबको मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 360 आएगा और यही आपका आंसर हो जाएगा। अर्थात इसका जो लासा होगा वो कितना होगा, 360। चलो टिक मारते हैं। अब बताओ, अगर मैं टिक मार देता तो आप कैसे समझ पाते हो कि 360 आएगा, बट कैसे आएगा कोई समझाता, नहीं जान पाते, आप बिल्कुल नहीं जान पाते, क्योंकि आपको ये रट लेते कि 360 आएगा, लेकिन आप समझने की कोशिश करो, उसे समझ जितना जाओगे उतना रटने में फायदा नहीं है। अब ये आप जिंदगी में नहीं भूलोगे तो 360 रहेगा, और यहाँ आप गिनतियां बदल देंगे तो भी आप अभाज्य गुणनखंड करके बड़ी घात वाले को गुणा करके आप निकाल सकते हो, चाहे जो गिनती कर दें, चाहे आप 100 कर दो, 500 कर दो, 1000 कर दो, लेकिन अगर आपका थोड़ा कैलकुलेशन तेज है तो आप तुरंत निकाल दोगे। तो ऐसे में आप समझो
रटने से नहीं फायदा, ठीक है। कोई भी सब्जेक्ट है समझो भाई। देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि दिया है, या फिर यदि लिख सकते हो, यदि एक्स स्क्वायर माइनस 1/9 इक्वल टू 0 का मान होगा, ठीक है। तो अब ये चीजें दी हुई हैं, तो अब बताओ इसका मान कैसे हम निकालेंगे। अब वैसे तो मैं टिक मार देता कि ये सही है, लेकिन आप मान ही नहीं जानते निकालने को, तो आप कैसे सफल हो पाओगे। तो सबसे पहले इसको मान निकालने को सीखो, फिर तो टिक तो आप ऑलरेडी मार दोगे, लेकिन आप मान निकालना सीख लो। क्योंकि यहां आपका देखो ये एक्स स्क्वायर है माइनस 1/9 है इक्वल टू 0 है। अब यहां हमें किसका मान निकालना है, एक्स का मान निकालना है, ठीक है। तो अब एक्स का मान निकालना है, तो एक्स का मान निकालने के लिए आप एक्स को इधर रखो और जो चीजें हों उसे उधर पक्षांतर कर दो, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1/9, ठीक है। बट यहाँ एक्स इक्वल टू यहाँ अंडर रूट लगा लो 1/9, ठीक है। अब देखो अगर आपने 1/9 लगा लिया तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 1/3, ये हो गया आपका प्लस माइनस। और आप याद रखना अगर आप वर्गमूल निकाल रहे हो तो प्लस माइनस लगा लिया करो, क्योंकि वो दो चीज़ों से आती है, ठीक है। प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, तो प्लस माइनस 1/3। अब बताओ, अब इसमें टिक लगाने में क्या है, मैं तुरंत मार दूंगा प्लस माइनस 1/3, ठीक है। तो आप तुरंत लगा सकते हो अगर आप ऐसा सॉल्व करोगे, ठीक है। और अगर आप हमारे साथ पढ़ते हो तो मैं किसी भी चीज़ को पढ़ाऊंगा तो ऐसे ही पढ़ाऊंगा, आपको पहले रीजन समझा दूंगा कैसे ये सॉल्व करना है, फिर मैं टिक मारूंगा। वरना वैसे तो हम देखें स्टूडेंट को समझ में नहीं आता, बाद में कहते हैं सर मुझे समझ में नहीं आया, तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो ये आपको समझ में आ गया। अब हम लोग चले अगले क्वेश्चन की ओर। तो ऐसे में मैं आपको छोटा क्वेश्चन समझाऊंगा चाहे बड़ा क्वेश्चन, पूरा डिटेल में अच्छे से समझा दूंगा, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने कुछ उसी प्रकार का क्वेश्चन है। 1/x² प्लस 5 इक्वल टू 1/9 है, तो x का मान होगा। तो x का मान क्या होगा, अब आपके सामने 4 ऑप्शन हैं। अब भाई आप लोग तो वैसे गेस कर लिए होंगे, बट मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। जैसे आपका क्वेश्चन क्या है, ये थोड़ा सा देखो 1/x² प्लस 5 इक्वल टू 1/9। अब यहाँ हमें x का मान ज्ञात करना है, ठीक है। कुछ नहीं है, अगर आप थोड़ा माइंड लगाते हो आप इससे क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ। अगर आप क्रॉस कराओगे तो x² प्लस 5 इक्वल टू 9 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो अगर ये ऐसा हो गया तो x² इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9 माइनस 5 हो जाएगा, और x² अब आपका क्या हो जाएगा, 4 के बराबर हो जाएगा। और अगर x की बात की जाए तो √4 के बराबर हो जाएगा, और इसे आप हल करोगे तो प्लस माइनस 2 आएगा। मैंने कहा है अगर आप अंडर रूट निकालो तो आप प्लस माइनस लगा दिया करो, क्योंकि अगर आप प्लस माइनस लगा दोगे तो अच्छा रहेगा, तभी आपका क्वेश्चन सही भी रहेगा, ठीक है। तो अब आपके पास सामने ऑप्शंस हैं, तो उसे मैं देख लेता हूँ फिर आपको बताता हूँ। अगला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और हार्ड भी है, तो ध्यान से देखिए। यहाँ देखो ये क्वेश्चन था और इसका प्लस माइनस का सही है 2, और ये सब क्या है ROW ठीक है। तो अब अगला देखो, अगला क्वेश्चन है त्रिभुज से है, जो कि त्रिभुज चैप्टर बहुत सारे लोगों को हार्ड लगता है, बट आप लोग समझो। त्रिभुज AVC में यदि AV इक्वल टू 6√3 सेंटीमीटर एंड AC इक्वल टू 12 सेंटीमीटर तथा BC इक्वल टू 6 सेंटीमीटर है, तो कोण V का मान होगा। यहाँ सबसे पहले आपको फिगर बनाना पड़ेगा। फिगर आप बनाओ, लेकिन आप समझो जो सबसे बड़ी भुजा है इसमें तीनों चीजें दी हुई हैं, तो सबसे बड़ी क्या हो सकती है, सबसे बड़ी यहाँ 12 है, तो 12 को आप क्या करोगे, सही है, हाँ, उसको आप कर्ण मानोगे, क्योंकि यहाँ 12 आपकी सबसे बड़ी भुजा है, तो उसको आप कर्ण मान लो। तो यहाँ आप सबसे पहले एक त्रिभुज बना लो, लंब हो गया, अरे भाई मैं तो ऐसे बना देता हूँ ये, ठीक है। इसमें लंब है, आधार है और कर्ण है। अब इसे आप ऐसा नाम दो कि AC जो है ना वो कर्ण है, तो यहाँ AC आप ऑलरेडी लिख लो AC, और ये 12 सेंटीमीटर लिख दो। और अगर आपने AC लिख दिया तो यहाँ ऑटोमेटिक B ही रहेगा। अब B रहेगा तो अब आप मान दे दो AB कितना है 6√3 एंड BC कितना है 6 सेंटीमीटर। ओके, ये सारी चीजें आपकी कंप्लीट होगी। अब देखो समझो, अब मैं एक एक को सॉल्व करता हूँ। AC² इक्वल टू क्या होगा, AC का केवल स्क्वायर बता रहा हूँ, AC का स्क्वायर 12 एंड का अगर आप वर्ग करोगे तो ये हो जाएगा 144, ठीक है। अब एक बात याद रखना, अगर ये कर्ण वाली भुजा जो है ना, कर्ण वाली भुजा जैसे आपकी कर्ण है और
इन दोनों भुजाओं जो आधार है और लंब है, इन दोनों भुजाओं के योग के बराबर होगी तो वो आपकी समकोण त्रिभुज होगी। और अगर आपका समकोण त्रिभुज होगा तो वो जो एंगल होगा, ये एंगल जो है ये 90 डिग्री का होगा। अगर कब, जब ये आपका कोण कर्ण जो है ना शेष दोनों भुजाओं के योग के बराबर होगा, तब की बात कर रहा हूं, वैसे नहीं कर रहा हूं। तो यहां आपका 144 आ गया। अब इन दोनों को सॉल्व करके आप जोड़ लो, अगर उतना आएगा तो आपका सही है। तो यहां आप AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू ये कितना है 6√3 का वर्ग कर लो, ओके, एंड प्लस 6 का वर्ग कर लो। 6 से देखो ये आपका इतना है और ये आपका 6 है। तो यहाँ अगर आप सॉल्व करोगे तो कहो 36, ठीक है, एंड ये इंटू 3 होगा तो ये सीधा 108 लिख लो, क्योंकि 3 से मल्टीप्लाई होगा, एंड प्लस 36 इक्वल टू क्या हो जाएगा 144। तो ये भी आपका 144 आया। शेष दोनों भुजाएं जो हैं मतलब, और यहाँ कर्ण भी 144 आया, यानी कि कर्ण जो है शेष दोनों भुजाओं के योग के बराबर है। और अगर ये दोनों भुजाओं के योग के बराबर है तो B इक्वल टू 90 डिग्री होगा। ये याद रखना, क्योंकि ये आपका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको पता है ये समकोण त्रिभुज है और इसका 90 डिग्री हो जाएगा। कहां से, किस प्रमेय से लिया गया है, तो ये आप लोगों ने पढ़ा होगा पाइथागोरस प्रमेय के विलोम से, ओके, ये याद रखना। तो यहां से आपका ये हो गया कंप्लीट, एंड ये आपका है प्रश्न नंबर 4, एंड आपको समझ में आ गया होगा। अब यहां आपका क्या हो जाएगा, कोण B क्या होगा 90 डिग्री। अगर समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है, क्योंकि आपको मैं समझा रहा हूं तो आपको समझ में आएगा ही। लेकिन अगर नहीं समझ में आ रहा है तो इससे अच्छा आपको कोई नहीं समझाएगा। आप पूरे YouTube पर सर्च कर लो, क्योंकि भाई इतने अच्छे से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कोई नहीं समझाएगा। ऐसे देगा कि कोण B होगा 90 डिग्री, फिर अगला क्वेश्चन देखो, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 5 है कि बिंदुओं 5,0 और -12,0 के बीच की दूरी है। कुछ नहीं है, आप इसका ये ले लो एंड ये ले लो, ठीक है। अब समझो कैसा मैं कह रहा हूं, देखो यहां मैं एक शॉर्टकट बता रहा हूं, वैसे तो मैं आपको क्यों इतना समय लगाऊं, क्योंकि ठीक है। देखो यहां आपको करना क्या है, एक तो आगे वाला इसका लो 5 है, बट यहां माइनस लगेगा, लेकिन माइनस आप लगा सकते हो, लेकिन ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। 12 माइनस में है ना, स्क्वायर कर लो, प्लस यहाँ 0 है वहां भी 0 है, दोनों को मिलाकर बना दो हीरो, ठीक है। तो भाई 0 है तो 0 0 ही रहेगा। एंड अब आगे आपको करना क्या है, देखो यहाँ कितना है 5 एंड प्लस कितना है 12, यानी कि आपका कितना हो जाएगा 17 स्क्वायर, और इसका स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा भाई 289। इसका अगर स्क्वायर करोगे तो 289 आएगा, लेकिन अब फिर 289 का जब आप स्क्वायर करोगे तो वो आएगा उतना ही 17। ये हो गया आपका आंसर। अब बताइए कि इसमें कौन सा सही हो सकता है, 17 सही है डी नंबर। तो ऐसे में आपका ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया। कुछ है नहीं, अगर आप माइंड अपना फ्रेश करके बैठते हो बढ़िया से, कहीं इधर उधर दौड़ता नहीं है, कहीं स्कूल में जाए कहीं कहीं जाए, कहीं आपका माइंड अलग रहे, तो ऐसे में नहीं लगेगा। आपको एकदम माइंड फ्रेश करके अच्छे से बैठना है क्वेश्चन को देखने के लिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। देखो 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण 60 डिग्री है तो चाप की लंबाई होगी। देखो अब आपको कैसे बताएं, मैं आपको बताता हूं इसको। यहां त्रिज्या कितनी दी हुई है, त्रिज्या कितनी दी हुई है 21 सेंटीमीटर, आपको क्वेश्चन में दिया ही हुआ है, ठीक है 21 सेंटीमीटर। और कोण कितना दिया हुआ है, कोण इक्वल टू 60 डिग्री, ठीक है। अब कोण अगर 60 डिग्री दिया हुआ है तो पाई बटा 180 कर लो, और इक्वल टू ये आपका कट जाएगा और यहाँ आएगा 3, पाई बटा 3 रेडियन हो जाएगा, ठीक है। बात वही है, पाई में मैंने कन्वर्ट कर लिया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है।
अब देखो, अब आप लोगों ने पढ़ा गया होगा, एक सूत्र पढ़ा होगा, क्या? कोण जो होता है, कोण, कोण इक्वल टू होता है चाप बटा त्रिज्या, चाप बटा त्रिज्या, ठीक है, चाप बटा त्रिज्या। लेकिन हमें चाप ज्ञात करना है। अगर चाप ज्ञात करना है तो ये आप समझो, रुको, चाप हटाओ भाई। देखो यहाँ आपका पाई बटा 3 इसका मान है कोण का, ये पाई बटा 3, एंड इक्वल टू आपका चाप ज्ञात ही करना है, एंड त्रिज्या कितना है 21 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इधर अगर चाप इधर करोगे, यहाँ बगल में मत समझो वरना नहीं समझ में आएगा। चाप अगर इधर करोगे तो ये उल्टा हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा 21/3 इंटू ये पाई का मान अगर रखोगे तो 22/7, और इससे अगर सॉल्व करोगे तो 7 त्रिक 21, और ये अगर जुड़ उड़ के ये आएगा कितना, 22 सेंटीमीटर। यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। कैसे 22 आया? अब वैसे भी आपको दिख रहा है 7 नहीं है, 21 3 आया, 3 से 3 काट दो, केवल 22 बचा, 22 रहने दो। तो ऐसे में 22 सेंटीमीटर आपकी चाप की लंबाई आ जाएगी, कितनी? 22 सेंटीमीटर। तो ये आपका हो गया आंसर, 22 सेंटीमीटर आपकी आंसर हो जाएगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इजी क्वेश्चंस हैं और आपको समझ में भी आ गया होगा, क्योंकि इतना इजी क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, क्या कह रहा है कि यदि जो साइन ए इक्वल टू 3/4 तो कॉसेक ए का मान क्या होगा। अब आप वैसे जानते नहीं होंगे, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, तो ऐसे में मैंने सोचा कि लगवा दें क्योंकि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब देखो भाई, इसको निकालना पड़ेगा क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आप देखो, अगर साइन ए इक्वल टू 3/4 है, समझो बात को समझो, अगर यहां मैं आपको अभी 3 चीजें समझाता हूं। अगर कॉस ए इक्वल टू 3/2 है, ठीक है, तो सेक ए का मान होगा, ये भी समझ जाओगे, अभी तुरंत समझोगे। अगर tan ए इक्वल टू कितना है 5/4 है, तो फिर कॉट ए का मान क्या होगा, ये भी अभी समझ जाओगे। और यहां क्या लिखा हुआ है, ये भी अभी समझ जाओगे, और ये भी अभी समझ जाओगे, ठीक है। अभी नीचे आओ, यहां लिखा हुआ है कि यदि साइन ए इक्वल टू 3/4 तो कॉसेक ए का मान होगा। अब देखो, आप लोगों को पता है कि अगर साइन ए इतना है तो वो सी कॉसेक ए इक्वल टू कितना होगा, पहले तो 1/sin ए होता है, यानी कि ये साइन ए का उल्टा होता है, और अगर साइन ए का उल्टा होता तो 3/4 है तो क्या होगा 4/3 होगा, तो ये आपका सही होगा। ठीक उसी प्रकार से अगर ये 3/2 है तो ये हो जाएगा 2/3, अगर ये 5/4 है तो ये हो जाएगा 4/5। यही चीजें हैं। देखो, जो साइन होता है वो कॉसेक का उल्टा होता है, जो कॉस होता है वो सेक का उल्टा होता है, और जो टैन होता है वो कॉट का उल्टा होता है। ये आपका क्वेश्चन का आंसर हो गया, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, और बहुत इजी वे से मैंने एक के साथ कई सारी चीजें समझा दी हैं, एंड आप लोगों को भी समझ में आ गया होगा क्योंकि काफी ज्यादा इजी क्वेश्चन। तो ये है मैथ के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है, एंड 100% पूछा जाएगा। वीडियो को लास्ट तक देखना, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नया है सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ये सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं, एंड एनसीईआरटी के क्वेश्चंस ही आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप लोग जरूर वीडियो को लाइक करना, एंड ऐसे ही मैं आपको हर एक सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सिलेबस एंड मोटिवेशन वीडियो देता रहता हूँ। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन है, यहाँ आ जाओ, त्रिकोणमिति का है। यदि कॉसेक ए इक्वल टू 17/15 हो तो सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी लगाना पड़ेगा, हार्ड हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट के लिए। देखो, यहां कॉसेक दिया हुआ है, एंड कॉसेक ए कितना दिया हुआ है 17/15, ठीक है। लेकिन कॉसेक ए आपका किसके बराबर होता है, जानते हो? नहीं जानते हो? यहां मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं। LAL KKA कक्का, लाल बटा कक्का, एंड इक्वल टू कक्का बट्टे लाल। देखो, ये है आपका साइन,
साइन कितना होता है, लंब बटे कर्ण। ये आपका है कॉस, ये आपका है टेन, ओके, एंड ये आपका है कॉसेक, ये आपका है सेक, एंड ये आपका है कॉट। तो यहाँ आप सब समझ लो, साइन जो होता है वो लंब बटा कर्ण होता है, एंड कॉस होता है आधार बटा कर्ण, एंड टेन होता है लंब बटा आधार, एंड यहाँ कॉसेक होता है लंब बटा कर्ण बटा लंब, एंड सेक होता है लंब कर्ण बटा आधार, एंड आधार बटे लंब। अब भैया यहाँ बता दो क्या है, कॉसेक आपका ये आगे वाला है तो क्या है, कर्ण बटा लंब है, तो यहाँ आप लिख दो कर्ण बटे लंब, ठीक है, कर्ण बटे लंब। अब कर्ण बटे लंब है आपका, तो यहाँ आपको क्या समझना है, आपका कर्ण बटे लंब है, लेकिन हमें सेक ए का मान ज्ञात करना है। लेकिन सेक ए का मान आपको ज्ञात करने के लिए यहाँ देखो, सेक ए का मान यानी कि सेक का मान होता है कर्ण बटा आधार, तो यहाँ आपका आधार भी मिलना जरूरी है। तो आधार आपका नहीं दिया हुआ है, तो पाइथागोरस प्रमेय से आप आधार ज्ञात कर सकते हो। कैसे, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ आप सबसे पहले ये मैंने लंब बना दिया, ये आधार बना दिया, और आधार और लंब को मिलाने वाली रेखा कर्ण बना दिया, ठीक है, थोड़ा आगे पीछे हो सकता है। एंड इसका नाम मैंने दे दिया क्या, इसका नाम दे दिया ए, थोड़ा मिला दे, इसका नाम दे दिया बी, और इसका नाम दे दिया सी। और यहाँ देखो कर्ण, ये कर्ण है, कर्ण अपना कितना दिया हुआ है, 17 है, ठीक है, 17, एंड ये कितना दिया हुआ है, 15, लंब 15, यानी कि हमें आधार ज्ञात करना है, आधार ही तो ज्ञात करना है। अब आधार ज्ञात करने के लिए क्या करोगे, कुछ नहीं, आपको यही चीज़ ज्ञात करना है, ये आधार, अभी आधार ज्ञात हो जाएगा। आधार ज्ञात करने के लिए आप करो क्या, ये समकोण त्रिभुज ABC है, समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। अब आपको पाइथागोरस प्रमेय क्या पढ़ाया गया है, जो कर्ण का स्क्वायर होता है वो शेष दोनों भुजाओं के स्क्वायर के बराबर होता है। मतलब कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, लेकिन हमें आधार का स्क्वायर ज्ञात करना है, इसलिए आप आधार का स्क्वायर AB स्क्वायर आप लिखो, तो कर्ण में से आप लंब को घटा लो, ठीक है, AB स्क्वायर इक्वल टू आपको लिखना क्या है, यहाँ AC स्क्वायर यानी कि आपका कर्ण है, एंड यहाँ BC स्क्वायर, ठीक है, ये आपका क्या है, कर्ण है, एंड ये आपका लंब है, ठीक है। अब देखो यहाँ AB स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ आपका AC कितना दिया हुआ है, A एंड C 17 का स्क्वायर माइनस यहाँ आपको 15 का स्क्वायर करना है, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। यहाँ आपका अगर आप 17 का स्क्वायर करोगे तो 289 आएगा, एंड अगर आप 15 का स्क्वायर करोगे तो 225 आएगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। यहाँ AB स्क्वायर है एंड AB स्क्वायर है, एंड ये अगर आप माइनस करोगे तो ये आएगा 64 आएगा, एंड अगर आप इसका स्क्वायर हटाओगे तो ये √64 हो जाएगा, एंड √64 का मान कितना होता है, AB बराबर कितना हो जाएगा, 8। यहाँ से 8 आपका मान हो गया किसका, आधार का मान कितना आया, 8। तो यहाँ से आधार का मान अगर 8 आ गया, अगर आपका आधार का मान ज्ञात ही हो गया, तो अब क्या करना है, सेक आपको ज्ञात करना है। तो सेक आपका है, सेक ए का मान क्या होगा, सेक ए आपने क्या पढ़ा है, सेक होता है, हाँ सही है, सेक आपका होता है कर्ण बटा आधार। क्या होता है, अरे आपको ऊपर ट्रिक बता ही दिया गया है, कर्ण बटे आधार। अब इसमें कर्ण क्या है, कर्ण आपको पता होगा AC है, AC एंड AB, एंड इसका मान हो जाएगा आपका 17/8, सेक ए का मान। यही आपका फाइनली आंसर निकल कर आ गया, ये आपका आंसर है, ठीक है। यानी कि आपका सेक ए का मान कितना निकल के आया, 17/8। तो अब आपको क्या दिक्कत है, काफी इजी है, आपको पाइथागोरस प्रमेय लगाकर चले जाने हैं और आधार का मान निकल कर, आधार का मान अगर आपका निकल गया तो कर्ण बटा आधार करके सेक का मान आपका निकल आएगा। तो ये है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एंड काफी इजी था, मैंने आपको समझा दिया और काफी अच्छे से आप लोगों को समझ में भी आ ही गया होगा। फिर हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। आप लोग इसे नोट कर लेना अपने इंपॉर्टेंट नोट्स में, जो मैथ का इंपॉर्टेंट नोट्स बनाए हो। फिर हम लोग 2 नंबर पर चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 2 में हमें प्रूव करना है, और प्रूव क्या करना है कि सिद्ध कीजिए कि 1 माइनस कॉट स्क्वायर थीटा अपान टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर कॉट स्क्वायर थीटा, यानी कि आपको इसको कॉट स्क्वायर थीटा के बराबर सिद्ध करना है। तो चलो भाई हम लोग सिद्ध करते हैं। देखो समझना, ये मैं आपको बताता हूं। जैसे यहां देखो, यहां हम लोग इसको सिद्ध करते हैं इसके बराबर 1 माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है, और अपान टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये तो आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, बट इसको आप इक्वल टू रख लो किसके, यहाँ 1 माइनस कॉट स्क्वायर थीटा है ही, एंड अपान कर लो यहाँ टेन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपान कॉट स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, ठीक है, याद रखना। क्योंकि जो टैन होता है वो कॉट का उल्टा होता है, कॉट जो होता है वो टैन का उल्टा होता है, ठीक है, समझ में आया। यहाँ थीटा कर लो। अब देखो यहाँ तक तो आपको पूरा समझ में आ ही गया होगा, क्योंकि यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। अब यहाँ आप क्या करोगे, ऊपर तो 1 माइनस कॉट स्क्वायर थीटा रहने दो, ठीक है। अब नीचे आपको करना पड़ेगा थोड़ा सा, देखो आपको क्रॉस मल्टीप्लाई कराना है। क्या कराना है, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्रॉस आप कराओगे तो यहाँ 1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ आपका हो जाएगा, यहाँ अब अगर आप 1 मान लो तो यहाँ इसका तो यहाँ 1 माइनस कॉट स्क्वायर थीटा अपान नीचे हर का हर से हो जाएगा, तो यहाँ कॉट स्क्वायर थीटा। क्या हुआ, इजी लग रहा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है, काफ़ी ज़्यादा इजी है अगर आप लोग समझो तो। अब देखो, अब आप एक बात समझना, काफ़ी इजी बात है। ये आपका जो है ना ऊपर उठकर चला जाएगा, ठीक है, ऊपर। तो यहाँ आपका 1 माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है, ये आपको एक ब्रैकेट में कर लो, एंड यहाँ इंटू कॉट स्क्वायर थीटा, ये आपका आ गया, एंड अपान आपका बचा क्या, यही बचा 1 माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। अब बताओ भाई, हमें सिद्ध किसके बराबर करना था, कॉट स्क्वायर थीटा के। देखो इसको और इसको आप गायब कर दो, कट कर दो, कट कर दिया ना, तो अब बचा क्या, इधर भी कॉट स्क्वायर थीटा बचा और इधर भी कॉट स्क्वायर थीटा बचा। क्या हुआ, कितना इजी है अगर आप लोग समझो ध्यान से तो, और यही आपका प्रूव हो जाता है और यही आपका आंसर आ जाता है। तो यहाँ आपको केवल करना क्या है, टैन को आपको कॉट में बदल लेना है, और अगर आप उसे कॉट में बदल लोगे तो फिर आपका इजी हो जाता है, तो आप उसे कट कर देना। तो यहाँ से आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन भी लग गया है, एंड अगर आप लोग थोड़ा माइंड लगाए होंगे तो फिर आपको समझ में आ गया होगा। तो ये आपका क्वेश्चन यहाँ से खत्म हो गया। ओके, चलो भाई तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है, लेकिन आप लोगों को समझ में आएगा तब। देखो यहाँ लिखा हुआ है त्रिभुज ABC में सिद्ध कीजिए। आपको त्रिभुज ABC में सिद्ध करना है कि cos A प्लस B, ठीक है, अपान 2 इक्वल टू आपका ये सिद्ध करना है sin C अपान 2। तो भाई आप सिद्ध कर सकते हो, बहुत इजी है। देखो आपको त्रिभुज ABC में करना है ना। अब आप हमेशा याद रखना, तीनों त्रिभुज A प्लस B प्लस C का योग जो होता है वो 180 डिग्री होता है, याद है ना, थोड़ा तो याद ही होगा। अब यहाँ A प्लस B अगर देखा जाए तो यहाँ 180 डिग्री, और इसको C को मैं माइनस इधर कर लेता हूँ, ठीक है, प्लस में इधर माइनस में हो ही जाएगा। अब देखो यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। अब क्या करो ना कि हाँ, दोनों पक्षों में 2 से भाग दे दो, दोनों पक्षों में आप 2 से भाग दो, दोनों पक्षों में आप 2 से भाग दे दो, ठीक है, तो बढ़िया रहेगा और आपका आसानी से हो भी जाएगा। तो दोनों पक्षों में आप 2 से भाग दोगे तो यहाँ A प्लस V अपान 2 हो जाएगा, और यहाँ 180 अपान 2 माइनस C अपान 2, और यहाँ कट के कितना हो जाएगा 90।
ए प्लस बी अपान सी इक्वल टू 90 डिग्री माइनस सी अपान 2। ठीक है, समझ में आ गया? कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? यहां तक आपको समझ में आ ही गया होगा। देखो यहाँ सॉरी यहाँ 2 है, ठीक है, 2 है, सी नहीं है, इसीलिए गड़बड़ हो रहा था। तो यहाँ देखो अब आपका a प्लस बी है अपान 2 बराबर यहाँ आपका 90 माइनस सी अपान 2, और क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्रॉस आगे लगा हुआ है a प्लस बी अपान 2 बराबर साइन सी अपान 2। अब करो क्या, यहाँ a प्लस बी आपका दिया हुआ है, तो यहाँ आप कॉस कर लो। कॉस करोगे तो यहाँ आपका क्या हो जाएगा, यहाँ अगर आप कॉस कर लोगे तो आपका यहाँ कॉस कर लोगे तो यहाँ 90 माइनस सी अपान 2 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि समझो यहाँ a प्लस बी दिया हुआ है, a प्लस बी अपान 2, और यहाँ a प्लस बी अपान 2 का मान कितना है, 90 माइनस सी अपान 2। यहाँ a प्लस बी, आप समझो थोड़ा सा, यहाँ a प्लस बी अपान 2 का मान कितना हुआ, 90 डिग्री माइनस सी अपान 2, यही मैंने यहाँ रखा है 90 डिग्री, माने यहाँ a प्लस वी अपान 2 का मैंने मान रखा है, और ये बराबर किसके है, साइन सी अपान 2 के। तो अब देखो, और यहाँ मैंने साइन क्यों रखा, यहाँ मैंने साइन रखा है क्योंकि यहाँ जो कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा होता है वो बराबर होता है साइन थीटा के। अब यहाँ साइन थीटा इसीलिए हो गया क्योंकि देखो यहाँ आपका अगर 90 माइनस थीटा होता तो यहाँ साइन थीटा हो जाता, क्योंकि यहाँ कॉस से मैंने गुणा किया, इधर भी मैंने कॉस से गुणा कर दिया, इधर भी। जैसे आप मान लो उसे हटाओ, यहाँ मैंने कॉस से गुणा कर दिया, इधर भी मैंने कॉस से गुणा कर दिया, ठीक है। तो यहाँ आपका कॉस से मैंने गुणा कर दिया तो a प्लस बी का मान वही है, तो a प्लस बी का मान मैंने ये रख लिया, ठीक है। और इधर देखो थीटा, थीटा अगर समझो यहाँ कॉस है और ये 90 माइनस थीटा, इधर आपसे कॉस इधर गुणा करना है तो कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, ठीक है। तो यही आपका प्रूफ हो गया। तो इस तरह से आपको इस क्वेश्चन को लगाना है। ना समझ में आया हो तो आप दोबारा समझ लेना। चलो अगला क्वेश्चन, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 4। लिखा हुआ है यदि मीनार की ऊंचाई उसकी छाया की लंबाई के समान हो तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। मीनार की लंबाई जो है उसके छाया के समान हो, तो यहाँ आप यहाँ देखो, यहाँ आपकी ये मीनार की लंबाई है, ठीक है। इसे मैं कलर से करता हूँ, ये क्या है, आपकी मीनार की लंबाई है, और इसकी छाया ये है, और मीनार की लंबाई और छाया समान है, तो अगर आप इसे x मान लोगे तो इसे भी आपको x मानना पड़ेगा, दोनों को, ठीक है, क्योंकि इनकी दोनों की लंबाई समान है। तो आप इसको मिला दो, ठीक है, मिल गया। अब देखो यहां इसे आप a नाम दे दो, ठीक है, यहाँ b नाम दे दो, यहाँ c नाम दे दो, यहाँ थीटा कोण बना रहा है। अब देखो थोड़ा सा आप थ्योरी लिख दो। माना AV एक मीनार है जो कि आपको दिख रहा है, मीनार है, ये AV क्या है, एक मीनार है, तथा BC उसकी छाया है, एंड VC क्या है, उसकी छाया है, ठीक है। एंड मीनार की ऊंचाई तथा छाया की लंबाई बराबर है, ठीक है। दोनों को मैंने बराबर भी लिखा है, ठीक है, बराबर है। अर्थात जैसे AV होगा वो बराबर होगा BC एंड VC बराबर X। यहाँ ये दोनों आपके हैं बराबर, बिल्कुल सेम, एंड यहाँ से आपको ये समझ में आ गया होगा। और यहाँ कोण आपका क्या है, कोण जो है ACB इक्वल टू थीटा है, ठीक है, ये भी आपको पता चला। अब आपको निकालना है क्या, उन्नयन कोण, यानी कि डिग्री में आपका निकलेगा। तो तब आप लोग लिख लो, तब समकोण त्रिभुज ABC में, तो यहाँ
tan थीटा बराबर, आपको पता है दो चीजें क्या क्या दी हुई है, लंब दिया है आधार, तो जो जो दिया हुआ है उसी का सूत्र लगाओ। tan थीटा बराबर लंब बटा आधार दिया हुआ है, तो लंब बटा आधार जिसमें आए उसी का सूत्र आप लगाओ। तो लंब बटा आधार किस में आता है, tan में आता है, तो आप tan का सूत्र लगाओ। अगर आपका किसी और में आता तो आप किसी और का सूत्र लगाते, लेकिन tan में आ रहा है। और यहाँ AB अपान BC, ठीक है। अब यहाँ देखो tan थीटा बराबर, यहाँ x ए दिया AB है और x BC भी है, दोनों बराबर है। छाया और उसकी लंबाई दोनों बराबर थी, ठीक है, याद है ना। अब यहाँ अगर देखा जाए tan थीटा बराबर, इसे काट दोगे तो 1 आएगा, ठीक है। अब क्या हुआ, कुछ गड़बड़ है नहीं, tan थीटा बराबर 1। अब देखो अगर tan थीटा बराबर 1 तो यहाँ 1 किसका मान है, tan में 45 डिग्री का मान है कि नहीं, 45 डिग्री का मान है ना tan में। तो यहाँ आप tan से tan काट दो और थीटा का मान कितना आया, 45 डिग्री, अर्थात उन्नयन कोण कितना आएगा, 45 डिग्री आ जाएगा। कितना आएगा, 45 डिग्री। यहाँ आप लिख दो। काफ़ी इजी क्वेश्चन है लेकिन आप लोगों को हार्ड लगा होगा। अतः सूर्य का उन्नयन कोण 45 डिग्री है, ठीक है। सूर्य का उन्नयन कोण कितना है, 45 डिग्री है, ठीक है। यही आपका आंसर हो गया। क्लास 10 मैथ महत्वपूर्ण प्रश्न यानी कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन है, देखो दो धन पूर्णांकों के वर्गों का अंतर, यानी कि दो धन पूर्णांक आपको मान लेने हैं और दो धन पूर्णांक हैं तो उनका वर्ग कर लेना है, ठीक है, वर्ग कर लेना है। और उनका अंतर, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या की 4 गुनी के बराबर है। अर्थात एक छोटी संख्या मानना है, एक बड़ी संख्या, मतलब दो धन पूर्णांक मानोगे तो उसमें से एक को छोटी मान लो, एक को बड़ी मान लो, एंड दोनों के 4 गुने के बराबर हैं, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो कुछ नहीं है, आपको जैसा लिखा हुआ है वैसा लिख लेना है। जैसे आप लोग लिखो कि माना, आपको मान लेना है सबसे पहले, माना दो धन पूर्णांक, ठीक है, दो धन पूर्णांक x व y है। क्या है, x व y है, जिनमें x जो है ना बड़ी, आपको एक बड़ा तथा छोटा मानना पड़ेगा वरना नहीं लगेगा ये क्वेश्चन, ठीक है। संख्या तथा जो y है, y छोटी संख्या है, ओके। एक बड़ी संख्या है, एक छोटी संख्या है, ठीक है। यहां तक क्लियर हुआ। तब आपके प्रश्न के अनुसार चलो, यहां तब लिख दो, तब प्रश्नानुसार, जैसे प्रश्न में जो कहा गया है उसके अनुसार चलो, ठीक है। प्रश्न अनुसार, तब प्रश्नानुसार क्या कहा गया है कि दो धन पूर्णांक के वर्गों का अंतर 45 है, यानी कि आपको दोनों धन पूर्णांक जो x का स्क्वायर वर्ग कर लेना है एंड माइनस y का वर्ग। मैंने माइनस क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ सीधा लिखा हुआ है अंतर, अंतर का मतलब होता है माइनस एंड योग का अर्थ होता है प्लस, तो इसको मैंने कर लिया एंड इक्वल टू किसके है, 45 के है, ठीक है। इसे आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट नाम दे दो क्योंकि ये आपका एक इक्वेशन बन गया है, ठीक है। अब यहां तथा आपसे क्या कहा गया है, तथा फिर क्या कहा गया है क्वेश्चन में कि छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या की 4 गुनी है, 4 गुने के बराबर है। तो छोटी संख्या यानी कि मैंने, ये छोटी संख्या है y, तो y स्क्वायर का वर्ग किसके बराबर है, बड़ी संख्या की 4 गुनी के बराबर। तो यह बड़ी संख्या की 4 गुनी हो गई, ठीक है। बड़ी संख्या x है तो x की 4 गुनी और इसका वर्ग, ठीक है। ये आपको इक्वेशन नंबर सेकंड नाम दे देना है। ये आपका समीकरण नंबर 2 है, ओके। सब कुछ समझ में आ रहा होगा क्योंकि काफी ज्यादा इजी है, ठीक है। अब देखो एक बात समझो, जैसे आपका y स्क्वायर का मान हम लोग कहाँ रख दें, समीकरण 1 में, क्योंकि y स्क्वायर का मान, तो यहां आपको y स्क्वायर का मान समीकरण 1 में रखने पर, अर्थात आप
जो वाई स्क्वायर का मान है इसके समीकरण 1 में रख लो। ठीक है, समीकरण 1 में आप रखोगे तो क्या होगा कि ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। ठीक है, और आपने अगर रख दिया तो ये क्या हो जाएगा -4x, क्योंकि केवल वाई स्क्वायर का मान आपने यहां रखा तो ये 4x के बराबर है इसका मान, तो इसका मान यहां रख दोगे और माइनस प्लस जो है वही रहेगा। ठीक है, एंड आप जो 45 है 45 को आप क्या करो ना कि बराबर 45 ही रहने दो। ठीक है, लेकिन अब आपको एक इक्वेशन बनाना पड़ेगा, तो इसको आप एक काम करो, अगर आपको एक द्विघात समीकरण बनाना है, एक गुणनखंड बनाना है, तो इसको -45 इधर कर लो, इसको बराबर 0 के कर लो। ओके, इतना आपको करना पड़ेगा, इसको बराबर 0 के करना पड़ेगा। अब आपको एक फैक्टर बनाना है। फैक्टर क्या बनाना है? जोड़ने पर 45, जोड़ने या घटाने पर 4 आए एंड गुणा करने पर 45 आए। तो आपका देखो यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस, अगर आप 9 अर्थात 9 में से 5 घटाओगे तो 9 5 45, गुणा करोगे 9 में से 5 घटाओगे कितना आएगा? 4 आएगा। तो ये आपका फैक्टर बन गया। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अगर इतने इजी आप फैक्टर नहीं बना पाओगे तो आप कैसे नंबर लाओगे? इतने इजी फैक्टर आप बना लोगे तुरंत, क्योंकि आप क्लास 8th से पढ़ते आ रहे हो। यहाँ x कॉमन ले लो तो x -9 एंड यहाँ +5 कॉमन ले लो तो x -9। और हमेशा याद रखना ये जो है ना, अगर आप गुणनखंड कर रहे हो तो ये और ये बराबर होना चाहिए हमेशा। अगर बराबर नहीं है तो आपका गुणनखंड गलत है। तो यहाँ एक तो मान आएगा x -9 और एक आएगा ये x एंड +5। ओके, एक आ गया। अब यहाँ देखो, एक तो आएगा x -9 बराबर 0 रखोगे, एक को 0 के बराबर रखो, तो यहाँ एक का मान आएगा 9। ओके, एक का मान कितना आया? 9। और दूसरे का मान आएगा, यहाँ दूसरे x का मान आएगा कितना? x +5 = 0 करना पड़ेगा, तो x बराबर -5 आएगा। क्या आएगा? -5। ठीक है, तो यहां आपको ये मिला। अब देखो, ये आपका कभी भी संख्या माइनस में नहीं होती है, इसलिए x = ये नॉट इक्वल टू -5 होगा। ये आपका असत्य है, अस्तित्व नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये कभी माइनस में नहीं होती हैं संख्याएं, तो ये x -5 का कोई अस्तित्व नहीं है, ये आपका कभी नहीं हो सकता। तो इसलिए आपको इसको भूल जाना है। अब याद क्या रखना है? 9। अब अगर आप 9 याद रखते हो तो आप क्या करो ना, अगर आप 9 याद रखते हो तो फिर आप क्या करोगे, तो x का मान तो ज्ञात हो गया। अब y का मान कैसे ज्ञात करोगे? x का मान 9 है, ये वाला आपका सही है। ठीक है, 9। अब y का मान ज्ञात करने के लिए आपने एक इक्वेशन आगे पढ़ा होगा, मतलब आगे पढ़ाया था, y² बराबर 4x, यानी कि इसका वर्ग 4x यानी कि 4 गुना है, यही वाला समीकरण 2 वाला। ठीक है, अब यहाँ y² = 4 एंड इसका मान कितना आया है? इसका आया है 9, यानी कि 9। तो इसका आप स्क्वायर कर लो, 9 चौक 36 स्क्वायर रहेगा, एंड y बराबर 36 का वर्ग कर लो, एंड ये आएगा y बराबर 6। y बराबर 6। तो देखो यहाँ x बराबर कितना आया? 9 एंड y बराबर 6। तो यहां से आप देख सकते हो x का मैंने मान बड़ा माना था कि x बड़ा है y छोटा है, तो यहां से भी आप देख सकते हो x का मान बड़ा है y का मान छोटा है। तो ये आपका क्वेश्चन लग चुका है, x बराबर 9 एंड y बराबर 6। चलो फिर हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसे नोट करना चाहते हो तो नोट कर लो, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो चलो फिर अगले क्वेश्चन की ओर। ऐसे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं, एनसीईआरटी बुक में कई क्वेश्चंस हैं। दो क्रमागत सम संख्या धन संख्याओं का योग दो क्रमागत धन सम संख्याओं के वर्गों का योग इतना 244 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। कहीं योग लिखा रहता है, कहीं अंतर लिखा रहता है, तो ऐसे क्वेश्चंस कई आते हैं। तो आपको मानना है, देखो धन सम क्रमागत आपको मानना है, जो क्रमागत संख्याएं होती हैं तो वो आप लोग हमेशा याद रखना। अगर आपको मानना होगा क्रमागत धन क्रमागत सम संख्याएं, तो आपको माना दो क्रमागत, आपको सही से याद रखना। ये क्वेश्चन में बहुत सारे लोगों को दिक्कत हो जाता है। क्रमागत धन संख्याएं यहाँ धन सम है बीच में, तो यहाँ सम लिख लेना। ठीक है, धन सम संख्याएं वो आप लोग मान लेना 2x। अब इसकी क्रमागत होती हैं 2x + 2। ठीक है,
हैं। ऐसे ही आपको लिखना पड़ेगा। ओके, अब क्या करना है, कुछ नहीं करना है, दोनों का वर्ग कर लेना है और वो किसके बराबर है, 244 के। यानी कि आपको यहाँ 2x² का भी वर्ग कर लेना है एंड प्लस इसको कुल का करना है, 2x² कुल का वर्ग कर लेना है एंड 2x+2 का भी वर्ग कर लेना है। बट ये किसके बराबर है, 244 के। तो यहाँ ऐसे आपको लिख लेना है एंड इसका आप वर्ग करोगे तो 4x² एंड ये तो एक क्या बन जाता है, a+b का होल स्क्वायर का सूत्र। तो इसे आप वैसे भी लिख सकते हो 4x² प्लस a+b यानी कि 2 × 2 दूनी 4 दूनी 8 प्लस 8x एंड इसका माइनस हो जाएगा क्योंकि नहीं प्लस 4 इक्वल टू 244। ठीक है, अब देखो भाई अभी आपका एक इक्वेशन बन जाएगा, इसे आप जोड़ लो 8x², ये आपका 4x² प्लस 4x² बराबर 8x²। यहाँ 8x², ये भी है 8x है, ये स्क्वायर है, ये x है, प्लस 4 एंड माइनस 244। मैंने माइनस 244 को इधर ले लिया, प्लस में है, इधर आपका प्लस में है इधर की साइड में, और इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ 8x² प्लस 8x एंड आपका माइनस 240। अब ये आपका एक बन चुका है, क्या बन गया, इक्वेशन, यानी कि एक गुणनखंड बन गया है। अब इस गुणनखंड को आप हल कर लो और आपका सूत्र मतलब क्वेश्चन का आंसर निकल आएगा। बट मैं आपको हल करा देता हूं साथ में। देखो यहाँ आप 8 ले लो कॉमन सभी में से, अगर 8 कॉमन ले लोगे तो x² प्लस x एंड माइनस 24 यानी कि 30। ठीक है, इतना आपको समझ में आया। अब इजी हो गया क्योंकि अब क्या करोगे ना, x² प्लस जानते होंगे 6 पंचे 30, हाँ ये 6 में से 5 घटाओगे 1 बचेगा एंड 6 पंचे 30 इक्वल टू 0। बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं लेकिन अगर आप माइंड लगाओगे तभी लगेंगे। 6x माइनस 5x माइनस 30 इक्वल टू 0 एंड यहाँ से आप x कॉमन ले लो तो यहाँ x प्लस 6 बचेगा, यहाँ से माइनस 5 कॉमन ले लो तो x प्लस 6 बचेगा इक्वल टू 0 होगा एंड यहाँ x माइनस 5 एक बचेगा एंड एक बचेगा x प्लस 6। ओके, अब यहाँ से एक x का मान ज्ञात कर लो। ठीक है, तो यहाँ आप x माइनस 5 इक्वल टू 0, तो x बराबर कितना होगा 5। ये तो आपका फर्स्ट हो गया। ठीक है, अब दूसरा देखो, ये तो आपको 5 मिल गया। दूसरा x प्लस 6 इक्वल टू 0 और x बराबर माइनस 6, और जो कि माइनस 6 है तो ये आप समझ लो -6 वाले के लिए बता रहे हैं, इसके लिए ये अमान्य है। क्यों? क्योंकि ये धन में नहीं है, ये धन संख्याएं नहीं हैं, क्योंकि संख्याएं धन नहीं है, धन नहीं है, ऋण है। ठीक है, धन नहीं है। ठीक है, तो ये हमेशा याद रखना। अब संख्याएं बची कौन सी, x इक्वल टू आपको 5 मिल गया है, कोई दिक्कत नहीं है। x इक्वल टू 5 आपको मिल गया है। अब आप क्या करोगे, कुछ नहीं, आपके लिए काफी ज्यादा इजी हो चुका है। अब x इक्वल टू 5, अब देखो एक संख्या तो आपको 5 मिल गई, ठीक है, लेकिन 5 नहीं मिलेगी, अभी तो x का मान मिला है। लेकिन आपने माना क्या था, आपने माना था कि दो धन संख्याएं क्रमशः 2x, तो पहली धन संख्या कितनी होगी, पहली धन संख्या का मान क्या होगा, 2x इक्वल टू 2 इंटू 5 इक्वल टू 10। ये पहली धन संख्या है, ये आपका एक 10 आएगा पहली धन संख्या। ठीक है, और दूसरी धन संख्या का मान आएगा 2x प्लस 2 इक्वल टू 2 इंटू 5 प्लस 2 इक्वल टू 12। ठीक है, तो ये आपका हो गया 10 एंड 12, दोनों धन संख्याएं क्रमशः हैं। अब नीचे आप लिख दो, क्या लिखोगे यहां, अतः धन सम संख्याएं क्रमशः 10 और 12 हैं। ठीक है, 10 एंड 12 हैं। तो ये है आपकी क्वेश्चन नंबर 2, जो कि काफी ज्यादा इजी है अगर आप एक मेथड के द्वारा चलोगे तब।
वरना हार्ड तो लगेंगे ही भाई। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। आई होप कि आपको समझ में भी आ गया होगा, इंपॉर्टेंस है इसलिए आप लोग नोट कर लेना एंड अपने आप कोशिश करना लगाने की, ठीक है। चलो हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो आओ स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है कि यदि शंकु के छिन्नक के वृत्ताकार सिरों की त्रिज्याएं 17 सेंटीमीटर तथा 15 सेंटीमीटर, इसकी ऊंचाई 4 सेंटीमीटर, तब छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई ज्ञात कीजिए। इसके लिए भाई आपको फार्मूला थोड़ा याद होना चाहिए। फार्मूला आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये थोड़ा आगे का क्वेश्चन है, लेकिन आप लोग घबराओ मत, सब कुछ समझ में आ जाएगा। देखो यहां आपको वृत्ताकार सिरों की त्रिज्याएं दी हुई हैं। वृत्ताकार सिरों की त्रिज्याएं कितना है, R1 कितना है 17 सेंटीमीटर एंड R2 कितना है 15 सेंटीमीटर एंड हम जानते हैं कि एंड ऊंचाई तो दी हुई है, कोई दिक्कत नहीं। हम जानते हैं कि आप क्या जानते हो, शंकु के छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई, शंकु के, और यही हमें ज्ञात करना है, छिन्नक, शंकु के छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई, ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई का सूत्र आप लोग याद रखना, इसे हम लोग L से डिनोट करते हैं एंड H स्क्वायर प्लस R1 का स्क्वायर, सॉरी पूरे का वर्ग, वो ऐसा भी लिख सकते हो लेकिन दोनों का तब वर्ग करना पड़ेगा, ठीक है। R1 माइनस R2 का स्क्वायर करना पड़ेगा। अब यहाँ आपको ऊंचाई दी हुई है 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर कर लो, 17 सेंटीमीटर माइनस 15 सेंटीमीटर का स्क्वायर करना है। ओके, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। यहाँ 4 का स्क्वायर, ठीक है, एंड आप इसे क्या करो ना कि जैसे आपने इसको वर्ग कर लो, वर्ग करोगे तो क्या होगा, यहाँ आप प्लस लगा लो, इसको 17 में से 15 घटाओगे 2 आएगा, 2 का वर्ग कर लो, ठीक है। अब यहाँ 2 का वर्ग करोगे तो 4 चौक 16 प्लस यहाँ 2 दूनी 4, 4 चौक 16 हो जाएगा, 2 दूनी 4, ठीक है। एंड ये आएगा 20, अंडर रूट में 20 आ गया भाई। अब 20 खाओ, क्या करना है, 20 आ गया। अब 20 आ गया तो इसका मान आप लोग याद रखना, इसे हम क्या लिख सकते हैं 2√5, कैसे समझ लो, 20 है, सॉरी 20 है ओनली, तो 2 एंड 10, 2 5 5 1, किसका पेयर बना, इनका पेयर बन गया तो इसको आप बाहर कर लो एंड √5 इसका नहीं बना तो आप इसे अंदर कर लो, ऐसे बनाया जाता है, ठीक है। एंड यहाँ 2 इंटू आपका √5 का मान कितना होता है 2.24 एंड इक्वल टू आपका हो जाएगा 4.5 सेंटीमीटर। यही आपका आंसर हो गया, 4.5 सेंटीमीटर की तिर्यक ऊंचाई होगी तो होगी। तो ये आपका क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड आपके लिए काफी ज्यादा हार्ड भी है, तो भाई नोट कर लो एंड कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में भी आ रहा होगा क्योंकि कोई इतना हार्ड नहीं है कि आप लोगों को सिखाया जाए और अच्छे से, आप लोग क्लास 10th में पहुंच चुके हो तो ऐसे में इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है कि आपको ज़्यादा सिखाया जाए। अगला क्वेश्चन देखें, थोड़ा एक आप लोगों से क्वेश्चन पूछ लें। चलो फिर आगे पूछेंगे क्वेश्चन। अच्छा एक बात बताओ, आप मैथ हमारे साथ पढ़ रहे हो तो क्या आपको एक बात याद है कि साइन 90 माइनस थीटा, 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, या फिर कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, या फिर कॉट
90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है? क्या आपको पता है? नहीं पता है? बहुत सारे स्टूडेंट को पता हो गया, तो मुझे पता है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट अच्छे से पढ़ते हैं, लेकिन कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो थोड़ा कम पढ़ते हैं। कोई दिक्कत नहीं, आपको सब कुछ समझना है। मैंने इन सब वीडियो को अपलोड कर दिया, थोड़ा आप लोग देखो वीडियोज को। कॉस थीटा होता है, ओके, एंड कॉसेक 90 माइनस थीटा होता है सेक थीटा, ओके, एंड यहाँ कॉट 90 माइनस थीटा होता है टैन थीटा। कुछ करना नहीं है, देखो ये है काफ़ी इजी, इन सबको मैंने पढ़ाया है एंड एक ही वीडियो में पूरा खत्म कर दिया है। तो इन सबको जाओ देखो, देर मत करो, क्योंकि हर एक क्वेश्चंस को अगर आपको पैशंस के साथ लगाने हैं, बोर्ड एग्जाम में 90% लाने हैं, तो इन सारे को समझना पड़ेगा, वरना फिर आगे चलकर दिक्कत हो सकती है। एक छोटा सा क्वेश्चन जो कि थोड़ा छोटा सा है, 1 से 15 तक की सम संख्याओं का समांतर माध्य होगा। अभी तो आगे बहुत आगे पहुंच गए हैं, लेकिन थोड़ा समझ लो, मैं अभी आपको बेसिक समझाना चाहता हूं। जैसे आप बहुत आगे मैंने बता दिया, लेकिन अगर आप इसका बेसिक समझ लोगे तो ये क्वेश्चंस छोटी मोटी बहुत सारे लोग पूछते हैं कि 1 से 15 तक के संख्याओं का समांतर माध्य होगा, तो इसलिए मैं आपको पहले बता देता हूँ कि आप लोग याद रखो। ये इतना आगे नहीं, अभी आपका सिलेबस चालू होगा तो चैप्टर 1 से चालू होगा। 1 से 15 तक धनात्मक संख्या है, सम संख्या, कोई दिक्कत नहीं। धनात्मक सम संख्याएं क्या क्या हैं देख लो। 2 हैं, 4 हैं, 6 हैं, 8 हैं, 2 का पहाड़ा पढ़ते चले जाओ 14 तक, ठीक है, तो 14, ठीक है। यानी कि अब देखो, अब आपको करना क्या है, जैसे आप एक ये आप समांतर माध्य निकाल ले हो, तो 1 से 15 तक की सम संख्याओं का योग, जो योग है इन सब का, बट्टे सम संख्याओं की संख्या। 1 से 15 तक की सम संख्याओं की संख्या भी लिख सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। संख्या ये आप ऐसे लिख लो एंड आप इनका योग कर लो। 2 + 4 + 6 + 8 + 10 + 12 + 14, इसको आप ऐड कर लो एंड प्लस कितनी संख्याएं हैं, 1, थोड़ा नीचे लाएं, 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ अपान 7 कर लो। अब इसे जोड़ें, हाँ 56 कितना आया, ये आएगा, मैंने काउंट कर लिया, इसका मान आएगा 56/7 एंड अगर आप इसे काटोगे तो 8 से 56, इसका आंसर आएगा 8, ओके। इसका आंसर कितना आया, 8 आया। समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि छोटा सा क्वेश्चन था और मैंने सोचा कि समझा दें, क्या दिक्कत है, आप लोग वैसे भी टॉपर हो, ठीक है। तो अब छोटा सा होमवर्क ले लो, आप लोग छोटा सा होमवर्क जरूर कर लेना, ठीक है। देखो पहला सिद्ध कीजिए √5 एक अपरिमेय संख्या है, ये आपको सिद्ध करना है, ओके। पहला क्वेश्चन ये होमवर्क है, आप लोग नोट कर लो और इसे सॉल्व जरूर करना यार, ईमानदारी से कर रहे हो तो सॉल्व कर लेना, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। छोटी छोटी क्वेश्चंस दे रहे हैं एंड एक आप लोग समीकरण सॉल्व करना, जो कि मैं आपको दे रहा हूँ, छोटा सा है, वैसे अगर नहीं सॉल्व कर पाओगे तो फिर मुझे बताना, मैं आप लोगों का क्वेश्चन सॉल्व कर दूंगा। कहाँ गया समीकरण, ये देखो 1/x + 1 एंड प्लस लगाना 2/x + 2 = 4/x + 4, बट यहाँ x इज नॉट इक्वल टू -1, ये ठीक है, नॉट इक्वल टू है, ठीक है, -1 एंड -2 एंड -4। ये क्वेश्चन जरूर सॉल्व करना, बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है, अगला इंपॉर्टेंट इसी पर आएगा अगर नहीं सॉल्व कर पाओगे तो ये था इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अब आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो, वीडियो को लाइक कर देना,
चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना, क्योंकि ऐसे ही वीडियो आपको कोई नहीं देगा, इतना अच्छे से कोई नहीं समझाएगा, इतना अच्छा नोट्स कोई नहीं बताएगा। तो भाई प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना, वो भी हमारे चैनल से पढ़कर अच्छे अंक या मार्क अचीव कर सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।